सो फाइनली स्टूडेंट, आप बच्चों की डिमांड पे जो हमारे सोशियोलॉजी के सेकंड बुक के कुछ चैप्टर रह गए थे, तो आज हम उन्हें शुरू कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 12 सोशियोलॉजी की सेकंड बुक, जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। तो इसका हम चैप्टर करेंगे आज चैप्टर नंबर 4, और आज इस चैप्टर का मैं आपको पार्ट 1 कराऊंगा। तो देखिए, छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, आप बच्चे जानते हैं कि सीबीएसई की तरफ से जो आपका सिलेबस है सेशन 2020 और 21 के लिए वो रिवाइज्ड होके आए, यानी कि आपके कुछ चैप्टर और टॉपिक डिलीट किए गए। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं, जो आपका चैप्टर नंबर 3 था, यानी कि भारतीय लोकतंत्र की कहानियां, तो वो आपका चैप्टर सीबीएसई के अकॉर्डिंग डिलीट कर दिया गया है इस सेशन के लिए 2020 और 21 के लिए। तो इसलिए मैंने पहला दूसरा चैप्टर करवा दिया था, थर्ड चैप्टर नहीं करा रहा क्योंकि वो डिलीट हो गया और आपको करना भी नहीं है। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1। तो आपको अगर सिलेबस के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है वीडियो का, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। देखिए, अगर चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो क्या कहा जा रहा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो देखिए, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। सन 1947 से लेकर 2020 जो आज का टाइम है, भारत एक कृषि प्रधान देश कहलाया गया है। प्राथमिक तौर की अगर बात की जाए तो ग्रामीण देश तो है भारत, लेकिन अगर वर्तमान में क्या हो रहा है कि भारत जो है वह एक नगरीकरण की ओर तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि 1991 के बाद भारत ने जो निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को अपनाया था, तो भारत ने क्या किया था, विश्व बाजार में अपना कदम रख दिया था, यानी कि वह भी प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा देने वाला देश बन गया है। ठीक है, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जाए तो भारत की 67% जो पॉपुलेशन थी वो कौन सी थी, ग्रामीण थी। और भारतवासियों के लिए भूमि जो होती है, यानी लैंड जो होता है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, यानी कि उनका काफी महत्व होता है। भारत में कृषि और संस्कृति जो है उनके बीच काफी क्लोज, यानी कि घनिष्ठ संबंध देखने को मिलते हैं। जैसे कि आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसके बारे में, वो हमारे मेन टॉपिक होंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो है कृषि संरचना, जिसके अंदर हम वर्ग और जाति के संदर्भ में अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन से रिलेटेड पता चल चुका होगा कि इस लेसन में हम किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे। देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं अपने इस लेसन का मेन टॉपिक। तो सबसे पहला है कृषक संरचना, यानी कि फार्मिंग स्ट्रक्चर। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, क्या कहा जा रहा है कि ग्रामीण समाज में कृषि योग्य जो भूमि होती है वह जीविका का और एक संपत्ति का महत्वपूर्ण साधन मानी जाती है। और इस बात में कोई दोहराई भी नहीं है। जब हम बात ग्रामीण समाज के करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में चीज क्या आती है, वो आती है कृषि। और कृषि करता कौन है, किसान लोग करते हैं। और उनकी आय का साधन भी क्या माना जाता है, कृषि ही माना जाता है, क्योंकि कृषि क्या है, एक प्राथमिक क्रिया है। तो भारत जो है कृषि प्रधान देश है, इसी कारण थोड़ी कहा जाता है। लेकिन भारत के कुछ भागों में कुछ ना कुछ जमीन का टुकड़ा काफी लोगों के पास होता है, जबकि दूसरे भागों में 40 से 50% परिवार के पास भूमि ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं इस दशा के बारे में, इस हालातों के बारे में, कि जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं ना, उन्हीं के पास ज्यादा जमीन देखने को मिलती है, और जो बाकी किसान मजदूर होते हैं वह तो उनकी जमीनों पे काम करने के लिए जाते हैं। इसके बारे में हम आगे जानेंगे, इसलिए इस टॉपिक का नाम है फार्मिंग स्ट्रक्चर के बारे में। उत्तराधिकार के नियमों और पितृवंशीय नातीदारी के कारण महिलाएं जमीन की मालिकाना हक हो ही नहीं पाई। तो यह हमारा इतिहास भी रहा है कि जो समाज था वो पितृवंशीय था, यानी कि पिता के बाद जो दौलत के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर जो हक था वो किसका था, उनके बेटों का था, उनके पुत्रों का था। लेकिन महिलाओं को इस चीज से दूर रखा जाता था। और आप जानते ही है कि हमारा समाज भी किसे, पितृवंशीय को आगे बढ़ाता था। तो इस कारण क्या था कि महिलाओं को जमीन का मालिकाना हक मिल ही नहीं पाता था। भूमि रखना ग्रामीण वर्ग संरचना को आकार देता है, क्योंकि यह इसकी एक पहचान भी बनती है। और कृषि मजदूरों की आमदनी जो होती है वह कम होती है, और उनका रोजगार जो है वो सुरक्षित रहता तो है, लेकिन वह वर्ष के काफी दिन क्या रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, यानी उन्हें काम ही नहीं मिलता। और इसी हालातों को समझने के लिए आपको ये जानना होगा जो कृषि संरचना है वो किस प्रकार से डिवाइडेड की गई है। तो अगली स्लाइड में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो इसी के ऊपर है, ग्रामीण समाज में कृषक संरचना। तो देखिए कैसे कहा गया है। तो पहले है मध्यम तथा बड़े जमीनों के मालिक, उसके बाद हम बात करेंगे काश्तकार या पट्टेदार जिसे कहा जाता है, इसका एक और अन्य नाम है जोतकार, और तीसरा है कृषि मजदूरों के बारे में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले मध्यम तथा बड़े जमीनों के मालिक के बारे में। तो देखिए क्या कहा जा रहा है मध्यम तथा बड़े जमीनों के मालिकों के बारे में, कि मध्यम और बड़े जमीनों के मालिक
कृषि से पर्याप्त अर्जन ही नहीं बल्कि अच्छी आमदनी भी कर लेते हैं। तो इस बात में कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बड़े जो मालिक होते हैं जमीनों के, उनके पास भूमि काफ़ी अच्छी होती है और भूमि अच्छी होने के कारण वे मजदूरों को अपने खेत में जगह देते हैं ताकि वह काम करें, उनका उत्पादन बढ़ाए, जिससे कि उनके पास पैसा भी ज़्यादा आता है। ठीक है, हालांकि ये फसलों की मूल्य के ऊपर निर्भर करता है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, जब कोई फसल तैयार होके मार्केट में जाती है तो क्या होता है कि किसी भी वस्तु का जो प्राइस है वो इक्वल नहीं रहता, वो घटता और बढ़ता रहता ही है। अब इसका क्या कारण है, देखिए एक उदाहरण की तरह से मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने इको पढ़ी है तो आपको मांग और सप्लाई यानी कि मांग और पूर्ति का नियम अच्छे से पता ही होगा। तो देखिए जब किसी वस्तु की मांग ज़्यादा हो जाती है तो उस वस्तु की कीमत भी अपने आप क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इसके विपरीत क्या होता है, जब किसी वस्तु की मांग घटने लग जाती है तो ऑब्वियसली उस वस्तु का प्राइस भी क्या हो जाता है, घटने लग जाता है ताकि वह बिक सके। तो यही रीज़न है कि जो फसल है उसका जो मूल्य है वह घटता और बढ़ता रहता ही है। ठीक है, साथ ही अन्य कारणों पर भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। यानी मानसून हो गया, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपने कोई फसल उगाई जो कि गर्मियों में चलती है, ठीक है ना, और चल रही है सर्दी, तो कौन कहाँ लेगा उसको, जो जिसकी ज़रूरत होगी वो उसी हिसाब से तो उसे परचेज करेगा। तो ये भी डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशनों के ऊपर। ठीक है, लेकिन मोटे तौर पे जो प्रॉफिट होता है वो सबसे ज़्यादा मध्यम और बड़े जमींदारों के पास ही ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद बारी आती है काश्तकारों की, जिसे हम पट्टेदार या जोतकार भी कहते हैं। तो देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल ये है काश्तकार को समझने के लिए, जैसे कि एक इंसान किराए के घर में रहता है। अब वो घर उसका तो है नहीं, वो किसी और के घर पे रह रहा है और उस घर पे रहने के लिए उसे किराया देना पड़ता है, और जिसे वो किराया देता है वो उसका मालिक होता है। तो काश्तकार में भी सिचुएशन कुछ ऐसी है, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए काश्तकार जो है वो एक भूस्वामी से जमीन पट्टे यानी उधार पर ले लेता है, और जो ये काश्तकार होते हैं इनकी जो आमदनी होती है वो कृषि मालिकों से भी कम होती है, क्योंकि वह तो किसी दूसरे की भूमि लेकर काम कर रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि वह जमीन के मालिकों को किराया चुकाते हैं। फसल होने पर आमदनी का 50 से 75% तक हिस्सा वह उन्हें दे देते हैं। तो एक यही कारण है जिसके कारण वह बीच के रह जाते हैं। और तीसरी बात आती है कृषि मजदूर के ऊपर। तो आप जानते हैं पहले से कि जो इनके हालात होते हैं वो पहले से ही क्या होते हैं, काफ़ी डाउन हुए पड़े होते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि कृषि मजदूरों की कमाई बहुत कम होती है, बिल्कुल। उनका रोजगार असुरक्षित रहता है, बिल्कुल। अधिकांश कृषि मजदूर जो होते हैं वो रोजाना दिहाड़ी वाले काम करते हैं, यानी एक दिन का पैसा मिल जाना, ठीक है। और वर्ष में बहुत दिन उनके पास ऐसे भी आते हैं जब कोई काम ही नहीं होता, यानी कि उन्हें बेरोजगारी ज़्यादा करनी पड़ती है। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी के बारे में। लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन काम है ही नहीं, तो क्या करें ऐसी सिचुएशन में। तो ये था ग्रामीण समाज में कृषि संरचना के बारे में। तो आई होप आप तीनों के बारे में अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे। अगला जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उसका नाम है ग्रामीण समाज में जाति और वर्ग के बारे में। देखिए जब मैं आपको ग्रामीण समाज के बारे में बताता हूँ तो आपके माइंड में भी ये चीज़ आती होगी कि यहाँ पे जाति और वर्ग तो वैसे ही काफ़ी आम बात है, क्योंकि जो लोग हैं वे अपनी पारंपरिक संस्कृति को छोड़ना नहीं चाहते और रूढ़िबद्ध धारणा उनके जहन में बनी ही रहती है। और जाति का बोलबाला ग्रामीण समाज में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में कि क्या बात कही जा रही है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि कृषक समाज जो है वो वर्ग संरचना से पहचाना जाता है, यानी क्लासेस जो होती है उसके अकॉर्डिंग। जैसे अगर एग्जाम्पल दूँ तो प्राचीन टाइम में क्या था, तो जो समाज फैला था वो वर्ण व्यवस्था में फैला था, तो जिसके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर वैश्य और लास्ट में शूद्र। तो इन कैटेगरी में जो लोग थे उनको उन्हीं के स्थान पे जगह मिलती थी। तो इसलिए वर्ग संरचना तो ग्रामीण समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती थी, ठीक है। और इसमें यह भी याद रखना जरूरी है कि जो जाति व्यवस्था और वर्ग है इन दोनों में क्या है, काफी जटिल संबंध देखने को मिल जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो ऊंची जाति वाले हैं उनके पास क्या होती है, अधिक भूमि होती है और पैसा होता है। आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि जो जमींदार होता है वो कभी गरीब नहीं दिखेगा, आपको अमीर ही दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एक परंपरा रही है। और इस कारण यहाँ पर जाति और वर्ग में संबंध देखने को मिल ही जाते हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में मोटे तौर पे ये सही बात भी है, लेकिन ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है, यानी कि ट्रुथ नहीं है। क्यों नहीं है? उदाहरण के तौर पे कई जगह पर सबसे ऊंची जाति वाले जो ब्राह्मण होते हैं वह बड़े भूस्वामी नहीं होते,
भारत में अधिकांश क्षेत्र में भूस्वामित्व वाले समूहों के लोग शूद्र व क्षेत्रीय वर्ण के भी होते हैं। तो समाज के अंदर जो विभिन्नता है वो अलग अलग लेवल पे देखने को मिल जाती है। आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना जरूरी है, आप एक चीज को लेके नहीं सोच सकते, ठीक है ना। तो आज के समय तो वैसे भी क्या हो रहा है कि जो निचली जाति है वो काफ़ी ऊपर आ रही है, आरक्षण की वजह से आ रही है, ठीक है ना, अपने आर्थिक स्तर को ऊंचा उठा रही है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो आप समझ सकते हैं ग्रामीण समाज में जाति और वर्ग के बारे में, ठीक है। तो आगे हम इसी के बारे में और अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक समझ आते रहे। तो आगे क्या बात की जा रही है प्रबल जाति के बारे में। देखिए, अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा प्रबल जाति के बारे में, अगर नहीं पता तो अब पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या बात की जा रही है। तो प्रत्येक समाज में एक या दो जातियों के जो लोग होते हैं वो भूस्वामी तो होते ही है, बिल्कुल, ये काफी नॉर्मल सी बात है। लेकिन संख्या के आधार पे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इनका एक समूह बन जाता है, और जब समूह बन जाता है तो उनकी क्या बन जाती है, पावर बन जाती है। तो यहीं से एक वर्ड निकल के आया प्रबल जाति। तो देखिए M.N. श्रीनिवासन ने ही इस वर्ड को दिया था समाजशास्त्र के अंदर। एक नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आपको याद रखना है प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी थी, तो वो M.N. श्रीनिवास द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो ये देखिए क्या कह रहे हैं कि M.N. श्रीनिवास ने ऐसे लोगों को प्रबल जाति का नाम दिया है। प्रत्येक क्षेत्र में प्रबल जाति समूह काफी शक्तिशाली होता है, जो कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से वह स्थानीय लोगों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखता है। आइए जान लेते हैं इनके कुछ उदाहरण, ताकि आपको सारा स्पष्ट हो जाए। तो उदाहरण के तौर पे जैसे उत्तर प्रदेश में जाट और राजपूत, कर्नाटका में लिंगायत, आंध्र प्रदेश के कम्मास और रेड्डी जो है वो तो सरकार भी है उनकी, मतलब मुख्यमंत्री भी है वहाँ के, ठीक है ना। पंजाब के जाट से प्रबल भूस्वामी। तो ये सब क्या है, आपके प्रबल जाति के उदाहरण हैं। सामान्यतः प्रबल भूस्वामियों के जो समूह में मध्य और ऊंची जाति के लोग ही आते हैं। इस प्रकार जाति और वर्ग में अनुरूपता जो वो खराब देखने को मिलती है कि क्यों इसके अंदर लोअर कैटेगरी के क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि उनका दबदबा कम हो पाता है। तो इसी समस्या को जानने के लिए कि देश के अधिकतर क्षेत्रों में एक स्वामित्व अधिकारी के पास सभी महत्वपूर्ण साधन है और सभी मजदूरों पर उनका नियंत्रण है, ताकि वह उनसे काम करा सके। उत्तरी भारत के कई भागों में अभी भी बेगार और मुफ्त मजदूरी की पद्धति प्रचलन में है। तो बेगार मतलब यही होता है कि आप जहाँ काम करते हो, आप काम तो कर लोगे लेकिन आपको उस काम के बदले पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि एक फ्री सर्विस आप प्रोवाइड करा रहे, तो इसे बेगार कहा जाता है। और गाँव के जमींदार या भूस्वामी तो यहाँ निम्न जाति के सदस्य हैं, वर्ष में कुछ निश्चित दिनों के लिए यहाँ पे मजदूरी करते हैं, जिनके बदले उन्हें पैसा नहीं मिलता, बस कुछ खाना वाना मिल जाता है, ठीक है। गुजरात में इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, हलपति के नाम से जाना जाता है, और कर्नाटका में इसे जीता के नाम से जाना जाता है। हालांकि कानूनी तौर पे अगर बात की जाए तो ये जो व्यवस्था है वो समाप्त हो चुकी है, लेकिन वो लिखित में है। अगर हम रियलिटी में देखेंगे तो कई क्षेत्र में अभी भी ये क्या है, चलन में हमें देखने को मिल ही जाती है। तो आई होप कि आप ग्रामीण समाज में जाति और वर्ग के बारे में अब अच्छे तरीके से समझ चुकी होंगी। तो आगे हम जानते हैं इस लेसन के पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है भूमि सुधार के परिणाम। तो देखिए क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले औपनिवेशिक काल में भूमि सुधार। तो औपनिवेशिक काल कौन सा था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी और उसने भारत को क्या अपना गुलाम बना लिया था। व्यापार के तरीके से आई थी, लेकिन 150 से 200 साल राज करके चले गए अंग्रेज। तो वही जो हमारा काल है वो औपनिवेशिक काल माना जाता है। तो वहीं से भूमि सुधार शुरू हो गए थे। आइए जानते हैं उसी के बारे में। तो सबसे पहले क्या बात की जा रही है, जमींदारी व्यवस्था के बारे में। तो इस व्यवस्था में क्या कहा जा रहा है कि इस प्रणाली में जमींदार भूमि का स्वामी माना जाता है, क्योंकि बात ही जमींदारी व्यवस्था की हो रही है। सरकार से कृषक का सीधा संबंध नहीं होता। देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जो गवर्नमेंट है उसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वह कृषक से नहीं होता, अपितु जमींदारों के माध्यम से जो भूमि का कर यानी जो टैक्स होता है वह कृषकों द्वारा सीधा सरकार को दे दिया जाता है। यानी कृषक जो होते हैं यानी जो किसान होते हैं वह कर किसे देते हैं, जमींदारों को, और जमींदार किसे देते हैं, वह सरकार को देते हैं। तो ये व्यवस्था कहाँ से थी, भूमि सुधार की है उस समय औपनिवेशिक काल से ही चलती आ रही थी। उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो दी थी वो थॉमस मोनरो के काल में हुई थी, जो कि ब्रिटिश गवर्नर थे, ठीक है ना। तो इसमें क्या गया, तो रैयत माने कृषक होता है। तो इस व्यवस्था में भूमि का जो टैक्स था यानी कर जो था वह कृषक द्वारा यानी किसानों के द्वारा सीधा सरकार को जाता था, यानी अब डायरेक्ट रिलेशन हो गया। तो इसके अंदर जमींदार जो था उसे हटा दिया गया। तो ये भूमि सुधार का एक अच्छा परिणाम था। उसके बाद तीसरे में महलवाड़ी प्रथा। तो ये किसने दी थी, लॉर्ड हेस्टिंग ने दी थी, ठीक है। ये भी क्या थे, उस समय ब्रिटिश गवर्नर थे भारत के अंदर। तो इस प्रथा में क्या था
कि गांव का एक व्यक्ति सभी घरों से क्या करता था, लगान ले लेता था और सरकार को पहुंचा देता था। और इस व्यवस्था में जो लगान यानी जो टैक्स था वो काफी ज्यादा हुआ करता था। तो ये तीसरी व्यवस्था थी भूमि सुधार की। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम जानते हैं स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के बारे में। तो स्वतंत्र भारत में नेहरू जी और उनके जो नीति सलाहकार थे उन्होंने 1950 से 70 तक भूमि सुधार कानूनों की एक श्रृंखला शुरू की, एक सीक्वेंस तरीके से, नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य यानी स्टेट लेवल पर भी। तो यहाँ क्या हुआ, हमें कुछ परिवर्तन यानी बदलाव देखने को मिले जो कि कुछ इस प्रकार के थे। वो कौन कौन से थे? तो पहला है जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना, परंतु यह केवल कुछ क्षेत्रों में ही हो पाया। पूरा ये ठान लिया था कि जमींदारी व्यवस्था खत्म कर देंगे, लेकिन ये पूरे भारत में नहीं हो पाया, कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रह पाया। पट्टेदारी को खत्म करना, जो काश्तकार होते थे जो कि जमींदारों की भूमि पे जाके काम करते थे, ठीक है ना, तो ये जो था ये भी खत्म हुआ, लेकिन सीमित क्षेत्र में। कहाँ कहाँ? जैसे बंगाल और केरल में, ठीक है। भूमि की हदबंदी अधिनियम जो कि राज्यों का कार्य होता था, तो इसमें भी बचाव के रास्ते और विधियां निकाल ली गई, जिससे कि यह भी काम आधा अधूरा रह गया। और उसके बाद है बेनामी बदल। ये तो सबसे ज्यादा फेमस है भारत के अंदर। तो बेनामी बदल में क्या था कि भूस्वामियों ने अपनी भूमि, जो उनका लैंड था, अपने ही रिलेटिव यानी रिश्तेदारों या फिर उनके जानने वाले अन्य लोगों के बीच में बांट दी गई। परंतु वास्तव में जो रियलिटी थी, वो भूमि पर जो अधिकार था वो भूस्वामी का ही था। तो इसी प्रथा को बेनामी बदल कहा गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो भूमि सुधार के जो परिणाम थे वो औपनिवेशिक काल से लेकर स्वतंत्र भारत के बाद कैसे कैसे रहे। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से आप समझ चुके हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 का ओवरऑल कंटेंट। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नोट्स में है, वहीं पे आपको अपलोड कर दूंगा और अपडेट भी आपके लिए देता रहता हूँ कि कब लेसन आएगा कब नहीं आएगा, ठीक है। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपके हर एक लाइक कॉमेंट शेयर मेरे को मोटिवेट देते हैं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूँ। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में भी अपडेट मिलते रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं जल्दी ही मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।